आज के जहरीले पॉलिटिकल माहौल में आरएसएस और उसके ऑर्गेनाइजेशंस ने जहां अरबी शब्द फतवा, जिहाद और काफिर को अपने सियासी फायदे के लिए हिंदू विरोधी बना दिया है, वहीं आजादी की लड़ाई में इसी एक फतवा ने ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिलाकर रख दी थी। उस दौर में जब विनायक दामोदर सावरकर समग्र वांडमे के माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज में शामिल होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मदद करने के बजाय नेताजी के मुक्ति संघर्ष को हराने में ब्रिटिश हुक्मरानों के हाथ मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए थे, और तभी ब्रिटिश सेना में भारतीयों को शामिल कराने के लिए अपने संगठन हिंदू महासभा के माध्यम से सावरकर ने अपनी रहनुमाई में ब्रिटिश फौजों में भर्ती होने के लिए कैंप लगाए और पुरजोर अपील किया कि जहां तक भारत की सुरक्षा का सवाल है, हिंदू समाज को भारत सरकार के जंग संबंधी कोशिशों में हमदर्दाना मदद के जज्बे से बेहिचक जुड़ जाना चाहिए, जब तक यह हिंदू हितों के फायदे में हो। हिंदुओं को बड़ी संख्या में ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश नेवी और ब्रिटिश एयरफोर्स में शामिल होना चाहिए और सभी ऑर्डिनेंस, गोला बारूद और जंग का सामान बनाने वाले फैक्ट्रीज में काम करना चाहिए। उसी दौर में एक मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने ब्रिटिश फौज में शामिल होने के खिलाफ फतवा देकर ब्रिटिश हुकूमत की चूलें हिला दी थी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी का जन्म 6 अक्टूबर 1879 को उन्नाव के बांगर मऊ में हुआ था। उनके टीचर पिता सैयद हबीबुल्लाह थे, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के वंशज थे। शुरुआती मजहबी एजुकेशन घर से ही हासिल करने के बाद 13 साल की उम्र हो जाने पर पिता ने दारुल उलूम देवबंद भेज दिया, जहां आपने मौलाना महमूद हसन देवबंदी और दारुल उलूम देवबंद के फाउंडर में से एक मौलाना जुल्फ़िकार अली जैसे टीचर्स के अंडर स्टडी की। बाद में मौलाना हुसैन अहमद मदनी रशीद अहमद गंगोही के स्टूडेंट बने और हाई मजहबी एजुकेशन हासिल की। दारुल उलूम देवबंद से ग्रेजुएट होने के बाद मौलाना मदीना चले गए। वहां से उन्होंने अरबी ग्रामर, अल फिक्र, उसूल अल हदीस और कुरान पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे मौलाना की टीचिंग बहुत फेमस हो गई और उनके आसपास स्टूडेंट्स की भीड़ जमा होने लगी, जबकि इस समय उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी। मौलाना को एजुकेशन की फील्ड में इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि मिडल ईस्ट, अफ्रीका, चीन, अल्जीरिया, हिंदुस्तान तक के स्टूडेंट्स पढ़ाई करने उनके पास आए। मदीना में टीचिंग के दौरान ही मौलाना महमूद हसन को रेशमी रुमाल आज़ादी आंदोलन में शामिल होने के लिए अंग्रेजों ने 3 साल की सजा दी और उन्हें काला पानी यानी अंडमान की जेल में भेज दिया गया। अपने बूढ़े टीचर की सेवा के लिए मौलाना मदनी और 3 स्टूडेंट्स ने उनके साथ जाने का फैसला किया ताकि वो उनकी देखभाल कर सके। मौलाना महमूद हसन ने कहा कि अंग्रेजी सरकार ने मुझे कसूरवार पाया है और तुम लोग बेकसूर हो, खुद को रिहा करने की कोशिश करो। तो चारों ने जवाब दिया कि वे मर जाएंगे लेकिन वे आपकी सेवा से अलग नहीं होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद 3.5 साल की कैद के बाद शेख अल हिंद, मौलाना महमूद हसन और मौलाना हुसैन अहमद मदनी सहित उनके सभी साथियों को आखिरकार रिहा कर दिया गया। इसी घटना के बाद मौलाना फेमस इस्लामिक स्कॉलर बन गए। मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी भारत में उस समय चल रहे आज़ादी आंदोलन में कूद पड़े और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़कर खिलाफत आंदोलन और आज़ादी आंदोलन में अपना योगदान देने लगे। वो बेहद प्रभावशाली नेता, हाजिर जवाब, अच्छे स्पीकर और एक बेहतरीन लॉजिशियन थे और इसी ताकत के बल पर उन्होंने 1920 में कांग्रेस खिलाफत पैक्ट को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई और इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ भारतीय उलमा के सहयोग के लिए जमीन तैयार की। यही दौर था जब ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी फौज में भारतीयों को शामिल कराने की मुहिम चलाई, जिसमें शामिल होने के लिए सावरकर कैंप लगा रहे थे, अपील कर रहे थे। तभी मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ फतवा दिया। अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना हराम है। अंग्रेजी हुकूमत ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया और वो गिरफ्तार कर लिए गए। सुनवाई में अंग्रेज जज ने पूछा कि आपने फतवा दिया है कि अंग्रेजी फौज में भर्ती होना हराम है। मौलाना ने जवाब दिया, हाँ फतवा दिया है और सुनो, यही फतवा इस अदालत में अभी दे रहा हूँ और याद रखो आगे भी जिंदगी भर यही फतवा देता रहूंगा। इस पर तिलमिलाए जज ने कहा, मौलाना इसका अंजाम जानते हो, सख्त सजा होगी।
जज की बातों का जवाब देते हुए मौलाना ने कहा कि फतवा देना मेरा काम है और सजा देना आपका काम, आप सजा दीजिए। मौलाना की बातें सुनकर जज गुस्सा कर बोला कि इसकी सजा फांसी है। इस पर मौलाना मुस्कुराते हुए अपनी झोली से एक कपड़ा निकालकर मेज पर रखते हैं। अब जज पूछते हैं ये क्या है मौलाना? मौलाना उनका जवाब देते हुए कहते हैं कि यह कफन का कपड़ा है, मैं देवबंद से कफन साथ में लेकर आया था। जज कहते हैं कफन का कपड़ा तो यहाँ भी मिल जाता। इस पर मौलाना जवाब देते हैं कि जिस अंग्रेज की सारी उम्र मुखालिफत थी उसका कफन पहनकर कब्र में जाना मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। जानने वाली बात यह है कि मौलाना हुसैन अहमद मदनी के सिर्फ इस एक फतवे और उनकी गिरफ्तारी के असर से हजारों लोग ब्रिटिश फौज की नौकरी छोड़कर जंग आज़ादी में शामिल हो गए। मौलाना मदनी ने नमक सत्याग्रह और सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन में अहम रोल अदा किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें कैद किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो कई बार गिरफ्तार होते रहे। 1930 से 1950 के धार्मिक रूप से मुश्किल वर्षों के दौरान जब आजादी की लड़ाई में दो धार्मिक विचार हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग जैसे दो चरम पंथों में बटे थे तो मौलाना मदनी ने इसका विरोध किया और बार बार जिन्ना को पत्र लिखा, तर्क किया और इस बात के लिए अभियान चलाया कि अंग्रेजों के खिलाफ सभी धर्मों के लोगों को मिलकर लड़ना चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने कुरान और पैगंबर मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के आधार पर दोनों समुदायों के बीच एकता और सहयोग को भी सही ठहराते हुए लोगों को समझाते रहे। तो ये पाकिस्तान के बनने की हलचल शुरू हुई और मौलाना मदनी ने पाकिस्तान के निर्माण और दो राष्ट्र सिद्धांत के तर्क का विरोध किया। इसके लिए आपने अपनी राजनीतिक विचार मुत्तहिद कौमियत का लोगों में खूब प्रचार प्रसार किया। मुत्तहिद कौमियत वो एक्रेडिटेशन है जो ये तर्क देती है कि भारतीय राष्ट्र मुख्तलिफ संस्कृतियों, जातियों, समुदायों और धर्म के लोगों से बना है। इसलिए भारत में राष्ट्रवाद को धर्म से डिफाइन नहीं किया जा सकता। सरल भाषा में बोले तो हिंदुस्तान में कौम परस्ती की तारीफ मजहब से नहीं की जा सकती। उन्होंने यह बात लोगों तक पहुंचाई कि भारतीय नागरिक अपनी खास धार्मिक परंपराओं एवं पहचान को बनाए रखते हुए एक आजाद धर्मनिरपेक्ष भारत के मुकम्मल नागरिक होंगे। मुत्तहिद कौमियत का कहना था कि अंग्रेजों के भारत में आने से पहले अलग अलग धर्म विश्वास के लोगों के बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो पॉलिसी के तहत लोगों के बीच दुश्मनी पैदा की। लोगों को यह समझाकर इस बंटवारे के ख्याल को भारतीय समाज से दूर किया जा सकता है। अपने ऐसे विचारों से मौलाना हिंदू और मुस्लिम दोनों ही चरमपंथियों से बराबर रूप से लड़ रहे थे। इसी प्रोसेस में मौलाना महमूद मदनी की बहस कई बार शायर अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हुई। अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना इनके नाम से ही घबराकर इनका सामना करने से डरने लगी। अपने सभी कोशिशों के बावजूद जब ब्रिटिश हुकूमत की पॉलिसी और नेहरू पटेल की सहमति से देश का बंटवारा होना तय हो गया तब मौलाना मदनी को बहुत दुख हुआ और वो गांधी जी और मौलाना आज़ाद की रिक्वेस्ट पर कई दूसरे मुस्लिम धार्मिक नेताओं के साथ मुसलमानों को भारत में रुकने के लिए मनाते रहे। देश को आज़ादी मिली और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई वाली नई सरकार में मौलाना मदनी को उस सरकार में शामिल होने का कई तरह का प्रयास किया, मगर मौलाना मदनी श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं बने और उन्होंने बहुत ही प्यार से इनकार कर दिया और देवबंद मदरसे में पढ़ाना शुरू कर दिया। मौलाना मदनी 1954 में पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले विभूतियों में से थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली के फाउंडर मेंबर्स में से एक थे। 5 दिसंबर 1957 में मदनी की मौत के बाद पार्थिव शरीर को तिरंगे में लपेटकर देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया और आखिरी सफर में प्रधानमंत्री नेहरू समेत उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी मौजूद थे। मौलाना मदनी को सर्वोच्च सम्मान के साथ सुपुर्दे खाक किया गया। फिर 55 साल बाद सरकार को मौलाना मदनी याद आए और 29 अगस्त 2012 को भारतीय डाक विभाग ने मौलाना मदनी के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। जंगे आज़ादी के इस परवाने को आज की नौजवान पीढ़ी भूलती जा रही है। जंगे आज़ादी का वो परवाना आज अपनी पहचान को मोहताज होता जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल नाइल में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।